नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सबने दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया होगा। रोशनी, मिठाइयों और खुशी के बीच अब वक्त आ गया है कि थोड़ा फोकस बदल लें और क्योंकि दिवाली के बाद हर जगह हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो इसी तैयारी में मदद करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ आपके पास क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट का सामान्य हिंदी सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है NM01। इसमें हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, OMR शीट पर बेस्ड। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए हम लोग वीडियो को शुरू किया जाए। आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहना ना पड़े, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, खंड क का प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के लेखक हैं। ऑप्शंस दिए हैं सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, गोकुलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन गद्य भाषा के लेखक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुलनाथ। ऑप्शन नंबर सी गोकुलनाथ। इनकी रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, 84 वैष्णवन की वार्ता पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। सदल मिश्र, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जो है, थोड़ा इन सब के बारे में भी जानते चलिए। सदल मिश्र की जो रचना है वो है नासिकेतोपाख्यान। राजा शिव प्रसाद एक सितारे हिंद की, इनको सितारे हिंद कहा जाता है और आधुनिक खड़ी बोली के गद्य लेखक हैं ये। फिर है आते हैं गोकुलनाथ जी का, तो हो गया, यही राइट आंसर भी है। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह इनको आधुनिक हिंदी गद्य के विकास से जुड़े लेखक हैं ये, राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का पहला मौखिक उपन्यास है। ऑप्शंस दिए हैं परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता या फिर चित्रलेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखित है? तो ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। गुनाहों के देवता गुनाहों के देवता है धर्मवीर भारती जी का। और चित्रलेखा, ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोग याद करते चलिएगा, आगे आपको 12th में भी ये सब काम आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शंस दिए हैं अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य सीकर, कल्प वृक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है वो है साहित्य सीकर। देखिए, मुझे क्वेश्चन ये गलत लग रहा है, शायद इसमें ये होना चाहिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। नहीं, क्वेश्चन सही है, सॉरी, क्वेश्चन सही है। तो से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है वो साहित्य सीकर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पथ के साथी की रचना विधा है। ऑप्शंस दिए हैं कहानी, जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण। तो सही आंसर हो जाएगा, पथ के साथी की जो रचना है इसकी विधा है ऑप्शन नंबर डी, संस्मरण। लिखा कौन है? लिखा है इसको महादेवी वर्मा जी ने। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी है, क्या है? ऑप्शंस दिए हैं प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास या फिर निबंध। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदुमती है वो है प्रथम कहानी, ऑप्शन नंबर ए। और इंदुमती को लिखा किसने है?
तो लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? ऑप्शंस हैं सूरदास, पद्मावत, बीशल देवरासो या फिर आंसू। तो सही आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर सी, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये आदिकाल का ग्रंथ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में एक रचना तुलसीदास की नहीं है, उसका नाम लिखिए। ऑप्शंस दिए हैं श्री कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका या फिर पार्वती मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन, आठवां प्रश्न। अमीर खुसरो कवि हैं, किस काल के हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के। तो जो अमीर खुसरो कवि हैं ये आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शंस दिए हैं मीरा, परमानंद दास, रस खान, सूरदास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है, देखिए होने को तो ये सब लोग हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, लेकिन जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है सूरदास। तो इसका सही आंसर हम लोग सूरदास को मानेंगे। बाकी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शंस दिए हैं तुकाराम, आत्माराम, सीताराम या फिर राम बोला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, ये देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर लिखो। 11वां प्रश्न। आंखों में धूल झोंकना का सही अर्थ है? बुद्धि नष्ट होना, धोखा देना, अत्यंत प्रिय होना या फिर निगाह मिलाना, प्रेम होना। सही आंसर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना का वो होता है धोखा देना। 12वां प्रश्न है आप भला तो जग भला का सही अर्थ है? ईमानदार व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अच्छे के लिए सभी अच्छे होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अच्छे के लिए सभी अच्छे होते हैं। आप भले तो जग भला। ये एक पेज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पवनम का संधि विच्छेद है पव प्लस नम, पवन प्लस अम, पो प्लस अनम, पवन प्लस म। तो सही आंसर हो जाएगा पो प्लस अनम, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अनम। और इसमें संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी आपकी अयादि संधि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावक का संधि विच्छेद है पौ प्लस अकह, पाव प्लस क, प प्लस आवक, पा प्लस वक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका पौ प्लस अकह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविका का संधि विच्छेद है, सॉरी नाविका नहीं नायिका है। ना प्लस इका, नाई प्लस का, न प्लस इका, न प्लस इका। तो सही आंसर ऑप्शन है इसका न प्लस इका, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी आपका अयारी स्वर संधि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जगत का पंचमी एक वचन में रूप होता है जगती, जगतो, जगति, जगत। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगत है। वहां जगत है होना चाहिए। ठीक, उसको देख लीजिए आप लोग।
आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न। इंस्ट्रक्शन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 17वां प्रश्न कह रहा है, दो वर्ड दिए हैं सकल और सकल, इसके आपको अर्थ चुन के बताने हैं। ऑप्शंस दिए हैं कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण और अंश, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है, आय और आयु, आना और उम्र, आमदनी और उम्र, आना और आज्ञा, उम्र और आज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमदनी और उम्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मित्र का सही अर्थ है, 19वां प्रश्न, धन, सूर्य, हाथ या फिर वानर। तो मित्र का जो सही अर्थ है वो है वानर, ऑप्शन नंबर डी। 20वां कह रहा है, अंक शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? गोद, संख्या, नाटक का एक अंश या अन्य। तो अंक का जो अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन डी, अन्य। 21वां प्रश्न कह रहा है, जिसका कोई न हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसका कोई न हो, ऑप्शंस दिया है सनाथ, बेसहारा, अनाथ, विधुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाथ। विधुर तो उसको कहते हैं जिसकी वाइफ का डेथ हो गया हो, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न हो गया। 22वां है, जिसे नींद पर विजयी पाली हो, जिसने नींद पर विजय पाली हो, गुडाकेश, गुड़केश, निद्राजीत या फिर इंद्रजीत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुडाकेश। गुडाकेश जो है ये महाभारत के पात्र अर्जुन का एक नाम है, गुडाकेश। ठीक, 23वां प्रश्न है, किताबें, शब्दकोश और कापियां कमरे में रखी हैं, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? लिंग, वचन, कारक या कोई नहीं। तो इसमें जो है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है कि मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? लिंग, कारक, वचन या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कर लिखिए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने, लोचन मग रामहि उरलानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। उपरुक्त का पंक्तियों में रस है, इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस है या फिर करुण रस है। ठीक, तो इसमें जो है वो श्रृंगार रस है, आपका ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है, शोक, विस्मय, निर्वेद, हास, ऑप्शन नंबर डी। सब लोग जान रहे होंगे हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 27वां प्रश्न कि गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, भ्रांतिमान या फिर अनुप्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गुरु के चरणों की धूल को नेत्रों के अंजन के समान बताया गया है, जहाँ गुरुपद रज जो कि उपमेय है
और अंजन उपमान के बीच में कोई भेद नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार। 29वां प्रश्न कह रहा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फन करिवर करहीना, इन पंक्तियों में छंद है। तो देखिए ये पंक्तियां जो है ये चौपाई हैं। इसमें प्रभु श्री राम विलाप करते हुए अपनी दशा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जैसे जो पंछी पंख के बिना उड़ नहीं सकते हैं, सांप मणि के बिना अधूरा है, हाथी सूंड के बिना अधूरा है, वैसे ही राम भी लक्ष्मण के बिना अधूरे हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जियावे मोही। ठीक, ये पूरी चौपाई है। 30वां प्रश्न कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। वह छंद है, क्या है? सोरठा, चौपाई, दोहा या फिर कुंडलिया। तो इसका सही आंसर है वो है दोहा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये खंड क यहीं पे समाप्त होता है। अब खंड ख है आगे। तो खंड ख को आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसके लिए मैंने अलग से इसको टाइप कर रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। और इन सब का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको कई अपडेट्स और कई सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती हैं। तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको हमने टाइप कर रखा है। फिलहाल पहले मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना कह दें कि मैंने क्वेश्चन पेपर बदल दिया है। ठीक, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम इसको आंसर आपको बताते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधे रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलाए। इसी बेस पर यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, आंसर बाकी आप देखते रहिए, अभी आपको बताया जाएगा। फिर इसी तरह से आपके पास पद्यांश का क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर हरि रसियों पियों बाकी रही न था, कि पाका कलश कुमार का बहुरी ने चढ़ई चाकी। फिर इसके भी बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, चाहे संपूर्णानंद, चाहे राहुल सांकृत्यायन। फिर इसी तरह कह रहा है कि एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है आपको, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालते हुए, चाहे तुलसीदास, चाहे कविवर बिहारी जी, चाहे कबीरदास। फिर आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है, बलिदान अथवा समय कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर ये सब कहानी है और नाटक ही हैं। फिर छठवां कह रहा है कि संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सीमने स्थित तत्पहरीव शत्रुभ्य। हो सकता हो आपको ये दिख ना रहा हो, क्योंकि बहुत जो वर्ड्स हैं वो मिट चुके हैं। तो इसका जो साफ साफ पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, बस आप लोग फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये है। फिर इसी तरह से एक श्लोक दिया है, इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। फिर ये कुछ आपको
आवेदन पत्र लिखने हैं भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण की प्राप्ति के लिए, या फिर सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र, या फिर आपको 9वां प्रश्न एक निबंध लिखना है। ठीक, चाहे प्रदूषण पर, चाहे विद्यार्थी और अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, साहित्य समाज का दर्पण, इसमें से किसी एक पर। तो चलिए इन सबका हम लोग आंसर देखते हैं, पीडीएफ पर चलते हैं। खंड ख है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। इसी के बेस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक का नाम बताइए। तो जो आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। फिर उसी के बेस पे आपको सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी चर्चा की है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय समाज की निर्भरता और प्रेरणा शक्ति की कमी की चर्चा की है। उनका कहना है कि भारतीय लोग स्वयं में योग्य हैं, पर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रेरक या नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, यूजर नेम यही है। ग कह रहा है कि भारतीयों को किस की संज्ञा दी गई है तथा क्यों। भारतीयों को लेखक ने रेल की गाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे स्वयं नहीं चल सकते जब तक इंजन उन्हें न खींचे, वैसे ही भारतीय लोग भी किसी मजबूत नेतृत्व या प्रेरणा के बिना आगे नहीं बढ़ पाते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन घ कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आप लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। इस अंश में लेखक भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी से करते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा है, पर बिना इंजन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी लाइफ में ये महत्वपूर्ण प्रेरणा की तरह है, कि सब बेकार है। लेखक कहते हैं कि जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया तो वे अद्भुत कार्य कर सके, वैसे ही भारतीय समाज अगर अपनी क्षमता को पहचान ले तो देश उन्नति कर सकता है। का चुप साध ही रहा बलवाना का तात्पर्य है, शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति को भूल जाए यह उचित नहीं है। यदि उसे उसकी शक्ति याद दिला दी जाए तो वह अपने देश और समाज के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। यह गद्यांश मुख्य रूप से इस बात पर बल देता है कि भारतीयों के अंदर अपार क्षमता है, लेकिन वे इसे पहचान नहीं रहे। जब तक उनको अपने सामर्थ्य, योग्यता और परिश्रम का एहसास कराया जाता है, तब वे समाज और देश की प्रगति के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये इसकी व्याख्या थी। इसके बेस पे क्वेश्चन दिया है, महसूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। महसूल का अर्थ है भाड़ा या किराया। ये खंड हो चुका। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये वो गद्यांश था, अब ये पद्यांश की बारी है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर हरि रस यो पियो बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कह पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो यह पद्यांश संत कबीर द्वारा रचित एक दोहा है। रचनाकार जो है वो कबीरदास जी हैं। ठीक, चलिए अब रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो
इस अंश का अर्थ है कि एक बार कुम्हार ने जो घड़ा बनाकर आग में पका दिया है, वह फिर कभी भी दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वह पहले ही अपना अंतिम स्वरूप ले चुका है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान हरि के प्रेम रस में पूरी तरह डूब जाता है, तब उसके मन की सारी सांसारिक इच्छाएं और तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, और वह फिर उनसे उन उन इच्छाओं के जाल में नहीं फंसता। ग क्वेश्चन कह रहा है उसी में, मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा रहता है? तो आंसर होगा, मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है क्योंकि वह सांसारिक माया और इच्छाओं में उलझा रहता है। वह अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर निरंतर नए नए सुख और लालसाओं के पीछे भागता रहता है, जो उसे जन्म और मृत्यु के फेर में फंसाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। घ क्वेश्चन कह रहा है कि कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर ने क्या कहा है? कबीर ने कुम्हार के पके हुए घड़े को मन की स्थिरता का प्रतीक माना है। उनका कहना है कि जिस तरह पक्का घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी तरह जब व्यक्ति हरि रस पीकर तृप्त हो जाता है, तो उसका मन सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और फिर से इन इच्छाओं के चक्र में नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला वाला, कबीर संसार में आवागमन के चक्र से किस प्रकार मुक्त हो गए हैं? आंसर है इसका, कबीर दास जी ने हरि रस यानी भगवान की भक्ति का ऐसा रस पी लिया है कि अब कोई तृष्णा या इच्छा बाकी नहीं रही। इस भक्ति के कारण उनका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया है, और वे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से पार पा गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो हमने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, या फिर आप कोई और तैयार करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। खुद से तैयार करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। बाकी यहाँ भी हमने कुछ दिया दे रखा है, चलिए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नव चेतना और नई दिशा प्रदान की। इनका जन्म काशी के एक संपन्न और प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे, जो गिरधर दास उपनाम से ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। भारतेंदु जी में काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के प्यार से वंचित होने वाले भारतेंदु की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी नामक युवती के साथ इनका विवाह हो गया। यह महान साहित्यकार ऋणग्रस्त होने के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में दिवंगत हो गया। अब इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या है वो चलिए देखते हैं। प्राचीनता के पोषक और नवीनता के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के ऐसे साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्होंने कवि, नाटककार, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी क्या कृतियां थी चलिए देखते हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रसिद्ध प्रतिभा के धनी थे। इनकी कृतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नाटक, भारतेंदु जी ने मौलिक और अनूदित दो प्रकार के नाटकों की रचना की, जिनकी कुल संख्या 17 है। मौलिक नाटक कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि आप लोग सब पूरा याद कर लीजिए करेंगे, एक दो आप लोग नाटक याद कर लेंगे तो उससे भी काम आप लोग का चल जाने वाला है। जैसे मौलिक नाटक में अपने सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सती प्रताप, अंधेर नगरी, विशेष्य विष्णुषुदम तथा प्रिय योगिनी, इसमें से कोई भी एक दो याद कर लेंगे तो उससे काम आपका चल जाएगा। फिर अनुदित नाटक है, इनमें है मुद्रा राक्षस, रत्नावली नाटिका, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, भारत जननी तथा दुर्लभ बंधु।
ये इनकी कृतियां थी। फिर लास्ट में हम उनके बारे में लिख देंगे कि इनका साहित्य में क्या स्थान था। तो इसमें देखिए, निसंदेह हिंदी साहित्याकाश के प्रभामंडित इंदु भारतेंदु जी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता थे। आज भी साहित्य का यह इंदु अपनी रचना संपदा के माध्यम से हिंदी साहित्य गगन से अमृत वृष्टि कर रहा है। तो इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय लिखना है। चलिए, ये गद्य के थे लेखक। अब एक कवि का जीवन परिचय भी देखना है, तो ये भी देख लेते हैं। अब इसका भी हमने तुलसीदास जी का यहाँ पर दिया हुआ है। तुलसीदास जी का आप लोग देख लीजिए, बाकी किसी अदर का देखना है तो आप लोग वो भी तैयार कर सकते हैं। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राजापुर जिला बांदा के सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के थोड़े दिनों के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और अब अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने भी इनको त्याग कर दिया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर वे अनाथ के समान घूमने लगे। इन्होंने कवितावली में स्वयं लिखा है, बारे तय ललाट बिलतात द्वार द्वारे ही दीन, चाहते हो चारी फल चारी ही चनक को। इसी दशा में इनकी भेंट रामानंदीप संप्रदाय के साधु नर हरिदास से हुई, जिन्होंने इन्हें साथ लेकर विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। तुलसीदास जी ने इन्हीं गुरु का स्मरण इस पंक्ति में किया है कि बंदी गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तीर्थाटन से लौटकर काशी में इन्होंने तत्कालीन विख्यात विद्वान शेष सनातन जी से 15 वर्ष तक वेद शास्त्र दर्शन पुराण आदि का गंभीर अध्ययन किया। फिर अपने जन्म स्थान के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया। तुलसी दास अपनी सुंदर पत्नी पर पूरी तरह आसक्त थे। पत्नी के ही एक व्यंग से आहत होकर ये घर बार छोड़कर काशी में आए और सन्यासी हो गए। जीवन का अधिकांश समय इन्होंने काशी में बिताया और यहीं संवत 1680 में 80 घाट पर परम धाम को सिधार गए। अब इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या थी वो देखते हैं। तुलसीदास जिस काल में उत्पन्न हुए उस समय हिंदू जाति धार्मिक साप्ताहिक सामाजिक व राजनीतिक अधोगति को पहुंच चुकी थी। हिंदुओं का धर्म और आत्मसम्मान यवनों के अत्याचारों से कुचला जा रहा था। सभी और निराशा का वातावरण व्याप्त था। ऐसे समय में अवतरित होकर गोस्वामी जी ने जनता के सामने भगवान राम का लोक रक्षक रूप प्रस्तुत किया, जिन्होंने यवन शासकों से कहीं अधिक शक्तिशाली रावण को केवल वानर भालुओं के सहारे ही कुल सहित नष्ट कर दिया था। गोस्वामी जी का अकेला यही कार्य इतना महान था कि इसके बल पर वे सदा भारतीय जनता के हृदय सम्राट बने रहेंगे। अब इनकी कृतियां क्या है ये चलिए देखते हैं। कृतियां हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित 37 ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु प्रामाणिक ग्रंथ 12 ही मान्य हैं, जिनमें 5 प्रमुख हैं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। अन्य ग्रंथ हैं बरवे रामायण, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा पूषणावली। ये 2 जीवन परिचय हो गए, एक लेखक का और एक कवि का। तो अब कहानी की बारी है। तो कहानी में चलिए देखते हैं। आकाशदीप अथवा कहानी के उद्देश्य अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या बलिदान अथवा समय कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हमने यहाँ पे आपको आकाशदीप कहानी का जो है उद्देश्य वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली कहानी है। यह कहानी भारत के प्राचीन इतिहास के गौरवशाली पहलुओं को उद्घाटित करती है, जब भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था और पूरे विश्व में उसको सम्मान की नज़र से देखा जाता था। इस कहानी के कथानक में 2 मुख्य पात्र हैं, एक है जलदस्यु बुद्धगुप्त तथा दूसरी चंपा नामक स्त्री। यह कहानी प्राचीन काल के ऐतिहासिक वातावरण का सृजन करती है,
इस कहानी में प्राचीन काल में भारतीय जहाज़ों की समुद्री यात्राओं का वर्णन कुशलतापूर्वक किया गया है और बाली द्वीप, चंपा द्वीप आदि का भी उल्लेख अत्यंत कुशलता से किया गया है। कहानी के द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि उस समय अधिकांश यात्राएं समुद्री यात्राएं होती थी और समुद्री मार्ग अर्थात जो जल मार्ग यातायात और व्यापार का एक प्रमुख साधन था। उस समय व्यापारियों या देशों के शासकों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। उस समय जलदस्युओं का भी आतंक बना रहता था। जयशंकर प्रसाद ने इन सारे तथ्यों को एक सूत्र में पिरोकर ऐतिहासिक कहानी का स्वरूप देने की कोशिश की है। कहानी की सार्थकता एवं उसकी सफलता उसकी कथा वस्तु में वर्णित वर्णित देशकाल एवं वातावरण की प्रस्तुति है। इस कहानी में एक ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है जिसमें एक कहानी को पढ़ने वाले पाठक को अपने समाज और राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही इस कहानी में प्रेम के महत्व को भी समझाया गया है। बुद्धगुप्त जैसा डाकू भी प्रेम में पड़कर अपनी दस्युवृत्ति का त्याग कर एक अच्छा मानव बन सकता है। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट है और इसमें उसका उद्देश्य है कि मनुष्य के अंदर विश्वास की भावना जगे, बिना सोचे समझे किसी से नफरत ना करे, गरीब और असहायों की सहायता करे और प्रेम का महत्व समझे। ये सारे उद्देश्य इस कहानी के द्वारा पूर्ण होते हैं। ये चौथा प्रश्न था। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुहासा और किरण नाटक की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, या कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ख कह रहा है आन का मान नाटक का सारांश लिखिए, या आन का मान के आधार पर दुर्गा दास का चरित्र चित्रण कीजिए। ग कह रहा है गरुड़ ध्वज नाटक की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, या गरुड़ ध्वज नाटक के आधार पर वासंती का चरित्र चित्रण कीजिए। और सूतपुत्र का कथासार लिखना है। राजमुकुट नाटक के आधार पर शक्ति सिंह की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या राजमुकुट नाटक की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आन का मान नाटक का सारांश। बाकी आप कुछ और भी तैयार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रथम अंक है, श्री हरिकृष्ण प्रेमी कृत आन का मान नाटक का आरंभ रेगिस्तान के एक मैदान से हुआ है। यह काल भारत में औरंगजेब की सत्ता का है। इस समय जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह का राज्य था। वीर दुर्गादास उन्हीं के कर्तव्यनिष्ठ सेवक हैं, जो कि महाराजा की मृत्यु के उपरांत उनके अवयस्क पुत्र अजीत के संरक्षक हैं। नाटक का कथानक दुर्गादास के चारों ओर घूमता है। अकबर द्वितीय के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा हैं। दोनों भाई बहन औरंगजेब की राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। उनकी बातों से यह भी आभास होता है कि अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में वीर दुर्गादास से मित्रता कर ली थी। दुर्गादास ने अकबर द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया था, परंतु औरंगजेब की एक चालवश उसे ईरान भाग जाना पड़ा। सफियत और बुलंद दुर्गादास के पास ही रह जाते हैं। अजीत सिंह युवक होकर जोधपुर का शासन संभाल लेता है। अजीत सिंह सफियत से प्रेम करता है। सफियत जानती है कि हिंदू युवक और मुसलमान युवती का विवाह कठिन होगा। दुर्गादास भी अजीत को राजपूत धर्म की मर्यादा का ध्यान दिलाता है। मान रखना राजपूत की आन होती है और इस आन का मान रखना उसके जीवन का व्रत होता है। द्वितीय अंक, इस नाटक के सर्वाधिक मार्मिक स्थलों से संबंधित कथा दूसरे अंक की कथा है। कथा का प्रारंभ भीम नदी के तट पर स्थित ब्रह्मपुरी से प्रारंभ होता है। औरंगजेब ने इस नगरी का नाम इस्लामपुरी रख दिया है। औरंगजेब को की भी दो पुत्रियां हैं, मेहरुन्निसा तथा जीनतुन्निसा। मेहरुन्निसा औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करती है। जीनत पिता की समर्थक है। औरंगजेब अपनी पुत्रियों की बात सुनता है तथा मेहरुन्निसा द्वारा बताए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करता है। औरंगजेब अपने पुत्रों को जनता के साथ उदार व्यवहार करने के लिए कहता है। औरंगजेब अपने अंतिम समय में अपनी वसीयत करता है कि उसका अंतिम संस्कार सादगी से किया जाए। इस समय ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर औरंगजेब के पास ले जाता है।
और औरंगजेब अपने पौत्र पौत्री बुलंद तथा सफियत को पाने के लिए दुर्गादास से सौदेबाजी करता है, परंतु दुर्गादास इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तृतीय अंक है, क्या है? नाटक के तीसरे और अंतिम अंक में अजीत सिंह पुनः सफियत से जीवन साथी बनने का निवेदन करता है, परंतु सफियत अजीत को लोकहित के लिए स्वहित का त्याग करने का परामर्श देती है। वह कहती है, महाराज, प्रेम केवल भोग की ही मांग नहीं करता, वह त्याग और बलिदान भी चाहता है। बुलंद तथा दुर्गादास के विरोध की अजीत परवाह नहीं करता तथा सफियत को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दुर्गादास पालकी में सफियत को ले जाना चाहते हैं। अजीत नाराज होकर पालकी को रोककर कहते हैं, दुर्गादास जी, मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा? दुर्गादास मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करके चले जाते हैं। नाटक की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त कथा कथा संगठन की दृष्टि से सुगठित और व्यवस्थित है। ऐतिहासिक घटना को कल्पना के सतरंगी रंगों में रंगकर रोचक और प्रभावपूर्ण बना दिया गया है। प्रथम अंक में कथा की प्रस्तावना या आरंभ है। द्वितीय अंक में अजीत व दुर्गादास के टकराव के समय, विकास की अवस्था के उपरांत तथा अपनी चरम सीमा पर आ जाती है। उपरांत कथा अपनी चरम सीमा पर आ जाती है। राज्य निष्कासन के आदेश और सफियत के पालकी में बैठने के साथ ही कथा को उतारा जाता है। सफियत की विदा के साथ ही कथानक समाप्त हो जाता है। ये पांचवा प्रश्न था। छठवां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तर सीमाग्नि स्थित तत्प्रहरीय शत्रुभ्यः सततं रक्षति। शतद्रिविपाशा यमुना हिमालयादेव समुद्रगम्य गंगायाः सिन्धु ब्रह्मपुत्राख्याः महानद्यः सरयू गण्डकी नारायणी कौशिक प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तरभारतभूं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग? यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय शीर्षक पाठ से अवतरित है। अनुवाद इसके बाद आपको लिख देना है। यह पर्वतराज अर्थात पर्वतों का राजा भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी के सदृश, या फिर इसको साधारण भाषा में समान कह सकते हैं, शत्रुओं से निरंतर उसकी रक्षा करता है। हिमालय से ही गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां तथा शतद्री, सतलुज, विपाशा, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी जिसको गंडक कहते हैं, नारायणी, कौशिकी, कोशी जैसी नदियां भारत की समस्त उत्तर भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसे धन धान्य से संपन्न अर्थात हरा भरा भी करती हैं। तो ये संस्कृत का था गद्यांश। आगे बढ़ते हैं। अब एक श्लोक दिया है। श्लोक क्या है? दिए गए श्लोक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए, आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे। यूपी एमएसपी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग यूपी एमएसपी सॉल्यूशंस को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। श्लोक क्या कह रहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ आप लोग देख लीजिएगा, हम भावार्थ देखते हैं। ठीक, जो व्यक्ति नम्रता पूर्वक अभिवादन करता है और नियमित रूप से वृद्धजनों की सेवा करता है उसके चार गुण बढ़ते हैं। आयु अर्थात जीवन, विद्या अर्थात ज्ञान, यश अर्थात कीर्ति और बल यानी कि शक्ति। यह श्लोक नम्रता और वृद्धों के प्रति सम्मान के महत्व को दर्शाता है, जो नैतिक और सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। चलिए, सातवां प्रश्न कह रहा है कि सर्वेषु शब्द में प्रयुक्त विभक्ति, यहाँ भ होना चाहिए, विभक्ति और वचन का उल्लेख कीजिए। तो सर्वेषु शब्द में जो है वो सप्तमी विभक्ति है और वचन बहुवचन है। ठीक, आठवां प्रश्न है,
भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र आपको लिखना है। लिखेंगे कैसे? सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक। उसके बाद शाखा का आपको नाम लिख देना है। फिर विषय क्या है? तो विषय है हमारा निजी उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन। फिर आप अपना मेन जो है आवेदन पत्र लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, पुत्र पुत्री श्री, या यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, निवासी और अपना पूरा पता। वर्तमान में आप इस विद्यालय या फिर जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ का नाम मैं अध्ययनरत हूँ। मुझे आगे की उच्च शिक्षा हेतु जहाँ भी आपको प्रवेश मिला हो वो दर्ज कर देंगे। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण है, तय मेरी उच्च शिक्षा का व्यय वहन करना कठिन है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता या करती हूँ, जो भी हूँ, कि कृपया मेरी शैक्षणिक योग्यता और अभिलेखों के आधार पर मुझे शिक्षा ऋण प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। मैं आवश्यक सभी दस्तावेज, प्रवेश पत्र, फीस विवरण, अभिभावक की आय प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको फिर लिख देना है, आपकी कृपा होगी, सर धन्यवाद भवदी, और यहाँ आपको साइन कर देना है। और यहाँ एक साइड लेफ्ट साइड में ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा, इसी इसी के साइड यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा कि नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर, और जिस डेट पे आप लोग आवेदन कर रहे हो वो डेट। अथवा करके दिया है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र, चाहे आप वो लिखिएगा चाहे आप ये, तो वो वाला मैंने बता दिया है कि ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। फिर नवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये आज की क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। प्रदूषण, ये चार आपको जो टॉपिक हैं यही चार हैं। प्रदूषण समस्या और समाधान, विद्यार्थी और अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, साहित्य समाज का दर्पण। तो प्रदूषण समस्या और समाधान, इसका हमने निबंध इसमें ऐड किया हुआ है, तो चलिए वही देखते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, प्रदूषण आज के युग की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह वह प्रक्रिया है जिससे मानव द्वारा किए गए कार्यों के कारण वायु, जल, भूमि और ध्वनि जैसे प्राकृतिक तत्व दूषित हो जाते हैं। विज्ञान और तकनीकी प्रगति के इस युग में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं प्रदूषण ने मानव जीवन को संकट में डाल दिया है। फिर हेडिंग बनाएंगे आप और लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण शब्द का अर्थ है किसी वस्तु या वातावरण का अस्वाभाविक रूप से दूषित या अशुद्ध हो जाना। जब किसी माध्यम में हानिकारक तत्वों की मात्रा प्राकृतिक सीमा से अधिक हो जाती है तो वह प्रदूषित कहलाता है। अब प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में फिर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। देखिए जितना अच्छे से आप हेडिंग वाइज लिखेंगे उतना बढ़िया है कि आपको नंबर मिलने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हेडिंग बनाते हुए आप लोग लिखें। तो यह तब होता है वायु प्रदूषण जब हवा में धूल, धुआं, गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। इसके मुख्य कारण है वाहन, कारखाने और जंगलों की कटाई। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसको, ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर है जल प्रदूषण, नदियों, झीलों और तालाबों में गंदगी, रासायनिक अपशिष्ट और प्लास्टिक फेंकने से जल प्रदूषण होता है। यह मनुष्य और जलीय जीवों दोनों के लिए हानिकारक है। भूमि प्रदूषण, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। यह कृषि पर सीधा असर डालता है। फिर है ध्वनि प्रदूषण, तेज आवाज वाले वाहन, लाउड स्पीकर, पटाखे और मशीनें ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। इसमें मानसिक तनाव, नींद की कमी और कानों की समस्या होती है। देखिए ये प्रदूषण वाला जो है पॉल्यूशन, इसका ऐसे मैंने इंग्लिश में भी इसी चैनल पर डाल रखा है।
उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी अक्सर पॉल्यूशन पे पूछा जाता है ऐसे लिखने के लिए, तो आप लोग एक बार उसको भी देख लीजिएगा। फिर आप हेडिंग बना के लिखेंगे प्रदूषण के दुष्परिणाम। अब क्या परिणाम दुष्परिणाम है? प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। सांस की बीमारियां, कैंसर, त्वचा रोग, जल जनित रोग आदि तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद और जलवायु परिवर्तन भी इसी का परिणाम है। पर्यावरणीय असंतुलन से प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। फिर आप लोग प्रदूषण का कारण लिख देंगे। प्रदूषण के कारण औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, वाहनों की अत्यधिक संख्या, वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग, मानव की असंवेदनशीलता और लापरवाही। फिर आपको इसका क्या समाधान है ये लिख देना है। प्रदूषण के समाधान: वृक्षारोपण करें, पेड़ हमारे पर्यावरण के फेफड़े हैं। वाहनों का सीमित प्रयोग करें, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करें, औद्योगिक अपशिष्टों का उचित निस्तारण करें, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें। फिर जल एवं ऊर्जा की बचत करें, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दें ताकि लोग जागरूक बने। फिर इसमें सरकार और समाज की क्या भूमिका है ये भी आप लिख सकते हैं कि सरकार ने कई पर्यावरण संरक्षण कानून बनाए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आदि। लेकिन केवल कानून से नहीं, जन सहयोग से ही सफलता मिल सकती है। हर नागरिक को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन चुका है, परंतु यदि हम सभी मिलकर जागरूकता और जिम्मेदारी से कार्य करें तो इसे रोका जा सकता है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण ही मानवता के अस्तित्व की कुंजी है। स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन, यह केवल नारा नहीं बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह से आप निबंध को अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं तक है। सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिए पूरे उत्तर के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोज मिलें अदर सब्जेक्ट्स के, उनके भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हिंदी के कवियों की आपको उनकी रचनाओं को आसानी से याद करने की ट्रिक्स भी अपलोड की जाती है, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।